92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं राहुल गुप्ता की लिखी कहानी उम्मीदों की एक दुकान। अभी भी 9 घंटे बाकी हैं मेरा शहर अलीगढ़ आने में। न जाने ये ट्रेन कब वहां पहुंचेगी और कब मैं अपने रमाकांत भैया से मिल पाऊंगा। मन उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा है। वैसे तो मुझको अपने मन को काबू रखना खूब आता है, लेकिन आज तो कमबख्त मेरी एक नहीं सुन रहा। मुश्किल कर दिया है मेरे मन ने इस सफ़र को काटना। रह रह के बस भैया का ही ख्याल आ रहा है। उनके साथ बिताया हुआ बचपन का हर पल, उनकी कही हुई सिखाई हुई हर बात। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बगल वाली सीट पे ही बैठे हैं और इस ट्रेन में मेरे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। दरअसल रमाकांत भैया और उनकी उम्मीदों की वो दुकान मेरे बचपन की सबसे मीठी याद है। यही वजह है कि 12 बरस बीत गए जब उनको आखिरी बार देखा था, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ी हर याद आज भी एकदम ताज़ा है। मानो बस एक ही सूरज ढला हो इन 12 सालों में, मानो बस कल की ही बात हो। मुझे लगता है हर बच्चा उस दिन पैदा होता है जिस दिन वो अपनी पहली याद बनाता है। मैं तब पैदा हुआ जब मैं 5 साल और 3 महीने का था। जीवन में उससे पहले की हुई कोई भी घटना मुझको याद नहीं है। मेरे स्कूल में दाखिले का दिन था वो। हम 3 लोगों का परिवार था, मैं, पिताजी और माँ। हम लोग अलीगढ़ के हरदुआगंज में रमाकांत भैया के यहाँ किराए पे रहा करते थे। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे और शायद उनको पढ़ाई के फ़ायदों की कोई जानकारी भी नहीं थी, इसलिए वो मुझको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। पिताजी तो नाई थे, 8 रुपए में बाल काटते थे और 5 रुपए में हजामत करते थे। मेरी किस्मत भी वो कलम की जगह कैंची और उस्तरे से लिखना चाहते थे। वो कहते थे कि 5 साल की उम्र से ही बाप को बाल काटते देखेगा तो 15 का होने तक तो उस्तरा उसकी छठी उंगली बन जाएगा। उस दिन के पहले तक मेरा नाई बनना तय था, लेकिन उस दिन अचानक ही हमारे मकान मालिक रमाकांत भैया ने मेरे स्कूल में दाखिले की बात छेड़ दी। देखिए सुखराम जी, आपके बेटे की ये उम्र दुकान जाने की नहीं है, स्कूल जाने की है। अरे पर क्या करेगा ये स्कूल जाके? अगर काम सीखेगा तो जल्दी कमाने लगेगा, मुझे सहारा हो जाएगा ना। आप तो अच्छी तरह जानते हैं मेरी आमदनी कितनी कम है। पिछले 2 महीने से रोज़ बस एक ही बार का खाना बन रहा है। क्यों भेजूं उसको स्कूल? मैं चाहता हूँ ये मेरी मदद करे। ये आपकी मदद ज़रूर करेगा, पर आप ये क्यों चाहते हैं कि ये नाई बन के आपकी मदद करे? अगर अच्छा पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई तो आपके परिवार के दिन पलट जाएंगे। ये बहुत कच्ची उम्र है। इस उम्र में नाई की दुकान नहीं, जीवन का ज्ञान ही तराश सकता है। सच बताऊं तो अभी तक की कही कोई बात मुझे नहीं याद। ये सब तो बाद में माँ बताती थी कि उस दिन कहा क्या गया था। जो एक बात मुझे याद है, जो बात सुन के मैंने यानी रवि कुमार ने जन्म लिया था, वो तो ये थी कि जब रमाकांत भैया ने पिताजी को समझाते हुए कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पढ़ लिख के सूरज की तरह बन जाए। वैसे भी इसका नाम रवि है। रवि जो रोज़ अपने ज्ञान से रोशनी करेगा, अज्ञान का अंधेरा दूर कर देगा। ज्ञान अज्ञान की तो उस उम्र में कोई समझ नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं सूरज बनना चाहता था। सुबह सुबह का वो लाल सूरज बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं सारी दुनिया से अलग चमकना चाहता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी उम्मीदों की एक दुकान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सुखीराम नाई का बेटा रवि सूरज बनने का सपना लेके स्कूल जाता है। ये सपना उसको उसके मकान मालिक रमाकांत भैया ने दिखाया है। अब आगे। मेरा दाखिला भी हो गया और मैं स्कूल भी जाने लगा। 6-7 साल की उम्र थी बस, और एक आधी ही बात याद है मुझे। जैसे कभी कभी दुकान पे ग्राहक ज़्यादा आ जाते थे तो माँ सुबह शाम दोनों वक्त खाने को रोटी दे देती थी।
कभी कभार रमाकांत भैया अपनी पीठ पे बिठा के मुझको स्कूल छोड़ाया करते थे और रास्ते में जो एक छोटी सी दुकान थी उससे चॉकलेट भी दिला देते थे। हालांकि उनकी माँ यानी कौशल्या काकी उनको हमेशा मना करती थी, अरे तू क्यों उसको स्कूल छोड़ने जा रहा है, तू इसका मकान मालिक है, इसका बाप नहीं है। पर वो अपनी माँ को ये कह के चुप करा देते थे कि इसी बहाने उनकी सुबह की सैर हो जाएगी। मुझे ये भी याद है कि कौशल्या काकी पिताजी को अक्सर बुरा भला कहती थी क्योंकि वो किराया समय पे नहीं दे पाते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। बहरहाल मैं रोज सुबह बहुत खुश होकर स्कूल जाता था। मेरी आंखें जाते वक्त उस चढ़ाए सूरज को देखती रहती थीं और उनमें उसके जैसा बनने का सपना हर वक्त घर बनाए रहता था। स्कूल में हुई हर बात मैं बहुत ध्यान से सुनता था। न जाने वो कौन सी बात हो जिसमें सूरज बनने का राज छुपा हो। मैं वो बात किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना चाहता था। एक दिन भूगोल की क्लास में आरती मैम बोली, बच्चों तुम्हें पता है हमारी धरती जैसे और 8 ग्रह हर वक्त सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। मैम यानी सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? मैंने पूछा। हाँ रवि, अगर सूरज ना हो तो ये दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, आरती मैम ने कहा। मैम, मैं भी सूरज बनना चाहता हूं, मैंने बहुत उम्मीद भरी आंखों से कहा। मैम तो कुछ नहीं बोली, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चे हंसने लगे। साल बीतते गए और मैं 5 से 10 साल का हो गया और मैं अब तक एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि मैं कभी भी सूरज नहीं बन सकता। मैं ये समझ गया था कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस किसी भी सब्जेक्ट में वो बात लिखी ही नहीं थी जिसको ढूंढने में स्कूल जाता था। मैं ये भी समझ गया था कि रमाकांत भैया ने सूरज बनने की वो बात एक रूपक यानी एक मिसाल के तौर पे कही थी। पर फिर भी मैं उनसे मन ही मन खफा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। 10 साल का ही तो था मैं। मुझे गुस्सा इस बात था कि भले ही उनकी मंशा ना रही हो, पर मैंने तो उनकी बात सुन के एक झूठी उम्मीद बना ही ली थी ना। मेरा दिल तो टूट ही गया था ना। मेरा वो गुस्सा आखिरकार पढ़ाई पे उतरने लगा। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि पढ़ाई जैसी बकवास चीज करूं तो क्यों करूं। समय बिताने के उससे बहुत अच्छे अच्छे विकल्प थे मेरे पास। मैदान में 3 घंटे फुटबॉल खेलता था। कौशल्या काकी के लाख मना करने के बाद भी रोज 2-3 घंटे तो उनका टीवी देख ही लेता था। पिताजी को दुकान पे खाना दे के आना होता था। दुकान पे गया तो समझो वहां रखा वो खुशबू वाला पानी तो मैं अपने चेहरे पे छिड़क ही लेता था। वापसी में रमाकांत भैया की दुकान पे जाना भी लगभग तय था। 5 साल हो गए थे पर उन्होंने मुझको चॉकलेट देना बंद नहीं किया था। अब तो कभी कभी चॉकलेट की जगह ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ठंडी कुल्फी भी नसीब हो जाती थी। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी लेता था, लेकिन जिस दिन कुल्फी मिलती थी उस दिन मैं भाग के घर आ जाता था। मैं बहुत तेज भागता था, फिर भी कुल्फी आधी पिघल जाती थी। समय के साथ ये रेस मैं इसलिए लगाता था क्योंकि मेरी माँ को कुल्फी बहुत पसंद थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी उम्मीदों की एक दुकान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सूरज बनने का सपना लिए रवि स्कूल गया था, लेकिन स्कूल की पढ़ाई ने उसका वो सपना तोड़ दिया और अब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अब आगे। मेरा मन हर वक्त खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन रमाकांत भैया मुझको हमेशा पढ़ाई में मन लगाने के लिए समझाते रहते थे। उनकी अगर ये एक बात छोड़ दो तो बाकी मैं रमाकांत भैया से बहुत प्रभावित था। उनका वो हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराना, प्यार से बात करना, खुश होके जीना और कौशल्या काकी की जली कटी बातों को माँ के हाथों की गरम गरम खीर समझ के पी जाना। उनका वो हर राह चलते से राम राम करना, किसी भी बच्चे को गोद में उठा लेना, किसी को भी जेब से निकाल के खाने की कोई चीज़ दे देना, ये सब मुझको बहुत प्रभावित करता था। मैं अक्सर सोचता था कि उनका और उनकी माँ का स्वभाव इतना अलग क्यों है। दुनिया के सभी लोग रमाकांत भैया जैसे क्यों नहीं हैं। वो बहुत अमीर थे, सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन बहुत सादा जीवन जीते थे। सुबह जल्दी दुकान चले जाते थे। मुझे याद है एक बार वो पिताजी से कहीं कुछ बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था, सुखी चाचा आपने पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया है, क्या बात है, दुकान चल नहीं रही क्या? अब क्या बताऊं बेटा, शहर में लोगों को बालों से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया लगता है। पिताजी की आंखें भरी हुई थीं। ये लो चाचा, घर जाके माँ को किराया दे दो,
नहीं तो इतनी खरी खोटी सुनाएंगी कि रात की रोटी भी कड़वी लगेगी तुमको। पिताजी कुछ नहीं बोले। भरी हुई आंखों से आंसू छलके उन्होंने हाथ जोड़े और पैसे लेके चले गए। जब ये सब देखता था तो बहुत मन करता था कि रमाकांत भैया की हर बात मान लूं और बस उनको खुश करने के लिए पढ़ाई करने लगूं। लेकिन शायद पढ़ाई में मेरा मन लगाने के लिए उनको खुश करने जैसी वजह काफ़ी नहीं थी। मैं निखट्टू मनमौजी था, सो निखट्टू मनमौजी रहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी उम्मीदों की एक दुकान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रवि अपने मकान मालिक रमाकांत भैया से बहुत प्रभावित है। पढ़ाई में मन ना लगने के बावजूद वो स्कूल सिर्फ उनका मन रखने के लिए जाता है। अब आगे। आखिरकार मैं 11वें साल में पहली बार फेल हो गया। अगले साल जब दूसरी बार फेल हुआ तो पिताजी बोले, बहुत हो गया, अब बस कोई नौकरी ढूंढ लो। महंगाई के साथ अगर आमदनी ना बढ़े तो इंसान को अपने परिवार में कमाई करने वाले हाथ बढ़ाने पड़ते हैं, उन्होंने कहा। माँ भी मेरी नौकरी के पक्ष में थी। वो अपने पति और बेटे को दिन में एक बार नहीं 2 बार रोटी पका के खिलाना चाहती थी। बाल कटवाने तो कोई आता नहीं, वरना तुमको नाई बना देता। रवि, तुम कल सुबह नौकरी की तलाश शुरू कर दो। रमाकांत भैया वहीं बैठे सब सुन रहे थे। चाचा, अभी रवि बच्चा है, समझ नहीं आई है। एक बार लगन लग जाएगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सबको पीछे छोड़ दे, रमाकांत भैया ने कहा। रमाकांत जी, मुझे नहीं लगता अब कुछ भी हो सकता है। 1 नंबर का नालायक है ये। सबको पता चल गया कि मेरा बस नाम रवि है। मैं कुछ भी रोशन नहीं कर सकता। सच बताऊं तो ऐसा नहीं था कि मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी, लेकिन मुझको उसको करने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। पिताजी की गरीबी मेरे बचपन से उसकी मासूमियत छीन चुकी थी। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि हम किराएदार क्यों हैं। ऐसा क्यों है कि किसी के पास तो इतनी सारी ज़मीन है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। ज़मीन साथ लेके तो कोई भी पैदा नहीं होता ना। उस उम्र में मेरे इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था मेरे पास। मैंने अब फुटबॉल खेलना, टीवी देखना, खुशबू वाला पानी ज़ाया करना सब छोड़ दिया था। मैं बस नौकरी करके पिताजी का हाथ बटाना चाहता था। नौकरी की बात तय हुई तो रमाकांत भैया ने अपनी ही दुकान पे रख लिया। कल से मेरे साथ ही चलना दुकान रवि, मुझे एक लड़के की ज़रूरत है, ये कह के वो अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मैं पानी पीने जा रहा था तो उनको उनके बिस्तर पे बैठे रोते देखा। मेरी पढ़ाई छूटने का शायद उनको बहुत दुख था। हम लोग रोज़ सुबह दुकान जाने लगे। कौशल्या काकी रमाकांत भैया को 4 मंजिला टिफ़िन पैक करके देती थी और मेरी माँ मुझको सूखी हुई 4 रोटियां और 1 प्याज। लेकिन दुकान पे जाके वो 2 अलग अलग टिफ़िन ऐसे मिल जाते थे जैसे 2 नदियां मिल जाती हैं, और हम दोनों वो सब बांट के खा लेते थे। मैं जल्दी ही दुकान का सारा काम सीख गया था। मैं बहुत मन लगा के काम कर रहा था। रमाकांत भैया मुझको 1800 रुपये देते थे। अब किराया भी समय पे चला जाता था। दुकान पे जाते जाते 5 महीने हो गए थे और मैंने देखा कि दुकान पे आने वाले आधे लोग सामान लेने आते थे और बाकी के आधे लोग सिर्फ रमाकांत भैया से बात करने। जो लोग आते थे वो भैया को अपना दुखड़ा सुनाते थे और भैया उनको ढाढ़स बनाते थे, उनसे हिम्मत ना हारने को कहते थे। रोज यही सिलसिला चलता रहता था, बिना रुके, बिना थमे। एक दिन रामनिवास जी ये कहने आए कि उनके 18 साल के बेटे को कैंसर है। बोले, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है, वो कहते हैं कि मेरा बेटा लाइलाज हो चुका है। लेकिन रामनिवास जी, दुनिया में तो डॉक्टरों की कमी नहीं है ना। उसकी आखिरी सांस तक आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और ज़्यादा समझदार डॉक्टर उसका इलाज कर ही दे। आप हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। रवि, रामनिवास जी को पानी पिलाओ, भैया बोले। फिर एक दिन कमला आंटी ये कहने आए कि बेटे और बहू ने अलग घर में रहने का फैसला कर लिया है। वो शहर जाना चाहते हैं, तो उन्हें भी भैया ने थोड़े अलग शब्दों में वही बात चिपका दी। आप बेटे को ही सारा क्यों मानती हैं आंटी? यहाँ दुकान पे बैठे बैठे बहुत से लाचार बुजुर्गों को देखता हूं मैं। आपके पास इतना पैसा है, उससे इन सब की मदद किया करना, मंदिर जाना। ये देखो सामने रवि खड़ा है, इसकी माँ बेचारी हमेशा घर में अकेली बैठी रहती है। 1 घंटा उसके पास जाके बैठ लेना। आप तो बस 24 घंटे बेटे बहू में ही लगी रहती हो। अरे उनके जाने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा अच्छा लगने लगे अपना जीवन।
ऐसा नहीं था कि वो बस कहते थे, वो करते भी थे। रामनिवास को उन्होंने नए डॉक्टर का पता ढूंढ के दे दिया था और कमला आंटी की मेरी माँ से दोस्ती करा दी थी। लेकिन फिर भी उनका यह जुमला मुझको बहुत बेईमानी सा लगता था। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिताजी से भी तो उन्होंने यही कहा था स्कूल में मेरा दाखिला कराने के वक्त। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी उम्मीदों की एक दुकान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना नई नई नौकरी में रवि देखता है कि दुकान पर बैठे हुए रमाकांत भैया आने जाने वाले लोगों को उम्मीद बांटा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रवि को उन्होंने स्कूल जाने की उम्मीद बंधाई थी। लेकिन रवि को रमाकांत भैया का यह फलसफा बहुत कम समझ में आता है। उनका यह आशावादी रूप देख के वो हैरान रहता है। अब आगे दिन पे दिन बीतते गए और रोज भैया ऐसा भी तो हो सकता है का जुमला 10-12 लोगों को तो सुना ही देते थे। उन्हें किसी न किसी तरीके से उम्मीद बंधा ही देते थे। ये सब देख के मैंने उस दुकान का नाम उम्मीदों की दुकान रख दिया था। मुझको दुकान पे जाते हुए अब 8 महीने हो गए थे। भैया, ये जो आप सारा दिन ऐसा भी तो हो सकता है वाला बोलते रहते ना, ये सुन के मुझको लगता है कि इस दुकान का नाम कौशल्या किराना स्टोर से बदल के उम्मीदों की दुकान रख देना चाहिए। मैंने एक दिन मजाक मजाक में कहा उनसे। मुझे नहीं पता था कि मेरी उनसे कही ये छोटी सी बात मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो हंस दिए और फिर बोले, तुम्हें पता है रवि, उम्मीद की अहमियत मुझको मेरे पिताजी ने सिखाई थी। वो बहुत गरीब थे, जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं बस 13 साल का था जब उनकी मौत हो गई। वो भी ऐसे ही आते जाते लोगों को हिम्मत बांटा करते थे। माँ उनको भी हर वक्त ऐसे ही डांटती रहती थी जैसे मुझको डांटती है। मैंने हिम्मत बांटना पिताजी से ही सीखा था। उनका सपना था कि मैं बहुत पढ़ लिख लूं और दुनिया के दुख कम करूं, पर उनके मरते ही मुझको माँ ने ये दुकान करा दी और मेरी पढ़ाई छूट गई। तुम्हें पता है रवि, मैंने तुम में हमेशा अपने आप को देखा है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम पढ़ो। वो कहते कहते रुक गए। उनकी आवाज गीली हो चुकी थी। रमाकांत भैया बात बदल के फिर बोले, पिताजी कहते थे कि इस दुनिया में बस 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको उम्मीद होती है और एक जिनको उम्मीद नहीं होती। अमीर, गरीब, राजा, गुलाम, बीमार, चाहे कोई भी हो, खुश रह सकता है अगर उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास ये एक चीज नहीं है, उसके पास फिर और चाहे कुछ भी हो, वो कभी खुश नहीं रह सकता। आज और कल के बीच का फासला सिर्फ उम्मीद की लाठी पकड़ के ही तय किया जा सकता है, एक बेहतर कल की उम्मीद। बस यही वजह है कि मैं सबको उम्मीदें बांटता फिरता हूं। मैं जानता हूं कि हर बीमार ठीक नहीं हो सकता, हर गरीब अमीर नहीं हो सकता, लेकिन अगर उम्मीद हो तो हर इंसान बीमारी में, गरीबी में भी खुश रह सकता है। तुम्हें पता है रवि, तुम कभी पढ़ क्यों नहीं पाए? क्यों तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में? मैंने बहुत साल देखा है रमाकांत भैया कि पढ़ के कुछ नहीं मिलता। यहाँ आपके पास नौकरी करता हूँ तो पैसे मिलते हैं, मैं खुश हूँ। सारी जिंदगी यूं ही मेहनत करूंगा और कमाऊंगा, ऐसे ही जीते हैं दुनिया में लोग। मैंने कहा तो रमाकांत भैया ने जवाब दिया, हाँ मतलब है तुमने पढ़ाई से उम्मीद छोड़ दी, इसीलिए तो पढ़ाई में मन नहीं लगता तुम्हारा। उनका यह कहना था कि मैं सोच में पड़ गया। सही तो कह रहे थे वो। जब तक मुझको सूरज बनने की उम्मीद थी, मैं पढ़ता था। वो उम्मीद खत्म हुई तो पढ़ाई में मेरा मन लगना भी बंद हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी उम्मीदों की एक दुकान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रवि स्कूल में फेल हो जाता है और रमाकांत भैया की दुकान पे काम करने लगता है। रमाकांत भैया की दुकान को वो मजाक मजाक में उम्मीदों की दुकान का नाम दे देता है। एक दिन काम के दौरान रवि को रमाकांत भैया उम्मीद का महत्व समझाते हैं। अब आगे। रमाकांत भैया अब भी चुप नहीं हुए थे। उन्हें कुछ और भी कहना था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मन में बहुत सारे सवाल आते थे। पता नहीं तुम्हारे मन में क्यों नहीं आते। जैसे ऐसा क्यों है कि मेरी दुकान पे इतने सारे ग्राहक आते हैं और तुम्हारे पिताजी की दुकान पे कोई नहीं आता। जैसे ऐसा क्यों है कि हमारे पास 4 मकान हैं और तुम्हारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं।
ऐसा क्यों है कि कोई तो इतना खुश है और कोई इतना दुखी? मन में आने वाले सवाल तो इंसान की पूंजी होते हैं रवि। क्या तुम्हारे मन में नहीं आते ये सवाल? आते हैं भैया, बहुत बार आते हैं। मैं भी यही सोचता हूं कि जब सब इंसान एक जैसे हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा एक को मकान मालिक और एक को किराएदार बना देता है? ऐसा क्यों है कि आपका स्वभाव इतना अच्छा है और कौशल्या काकी जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनकी बोली इतनी कड़वी है? पर ये सब ऐसे सवाल हैं भैया जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। मिलते हैं रवि, ढूंढने वाले को सब कुछ मिलता है। तुम्हें पता है इन सब सवालों के जवाब ज्ञानी के पास होते हैं। पढ़ाई करके, सब कुछ सीख के, सब कुछ समझने के बाद इंसान ऐसा बन जाता है कि उसको मन में आने वाले सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, रमाकांत भैया ने कहा। पर भैया मैं गया था स्कूल, ये सब बातें नहीं होती वहां। पहले भी ऐसे ही आपने झूठी उम्मीद दिखाई थी मुझको कि पढ़ने से इंसान सूरज बन जाता है। मैंने जिरह की। स्कूल की पढ़ाई मंजिल नहीं है रवि, ये तो बस रास्ता है। ऐसे सवालों के जवाब तो कहीं बहुत दूर अंधेरे में होते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इंसान को पढ़ाई की रोशनी चाहिए होती है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं वापस स्कूल जाऊंगा और तब तक पढ़ूंगा जब तक मुझको मेरे जवाब नहीं मिलेंगे। मैं सब छोड़ छाड़ के ये बात माँ को बताने के लिए घर की तरफ दौड़ा। मैं बहुत तेज भागा और आज तक भाग रहा हूं। मैंने शहर से ही 12वीं की, फिर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, फिर फिलॉसफी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, मुझको विदेश में स्कॉलरशिप मिली और आज 12 साल बाद मैं वापस अलीगढ़ जा रहा हूं रमाकांत भैया से मिलने। उस दिन पिताजी ने या माँ ने मुझको मना नहीं किया था स्कूल दोबारा जाने को। वो पिछले 3 साल से मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं। माँ जब चाहे कुल्फी खाती है और पिताजी बाल बनवाने कनॉट प्लेस जाते हैं। काम से जो भी वक्त बचता है उसमें बस रमाकांत भैया के बारे में सोचता रहता हूं। उनके उन शब्दों के तोहफे ने मेरी जिंदगी बदल दी। दरअसल उस दिन भी उन्होंने वही किया था जो वो हमेशा करते थे। बातों बातों में उन्होंने मुझको आज फिर एक उम्मीद चिपका दी थी। बस आज मैं उनको ये बताने जा रहा हूं कि इस बार की वो उम्मीद झूठी नहीं थी। मुझको जवाब मिल गए थे और मैंने 2 किताबें भी लिख ली हैं। मैं जान गया था कि दुनिया क्या है और उम्मीद पे कैसे टिकी है दुनिया। मैं उनको बताना चाहता था कि सरकार ने मुझको स्कूल में जाके बच्चों की काउंसलिंग करने की नौकरी दे दी है। मैं उनको बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल उनके जैसा बन गया हूं, कि मैंने भी एक उम्मीदों की दुकान खोल ली है। मैं भी आज सबको हिम्मत दूंगा कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी सारी बातें मन में लिए और अपनी लिखी 2 किताबें हाथ में लिए मैं जैसे ही उनकी दुकान पे पहुंचा तो देखा कि उनके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था और रमाकांत भैया उसके कंधे पे हाथ रखे कह रहे थे, देखो ऐसा भी तो हो सकता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।